बीए प्रथम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज हम आनंदन विषय के अंतर्गत जल समस्या के विषय में हम व्याख्यान सुनेंगे। बच्चों, आनंदम विषय जो है आपका अनिवार्य विषय है, जिसके अंक भी आपके वार्षिक परिणाम में जो हैं जोड़े जाएंगे। इस कार्यक्रम में इस आनंदम विषय में आपको क्या करना है, जिसका पीडीएफ मैंने पूर्व में जो है अब आप लोगों को भेज दिया है। उस विषय को, उस पीडीएफ को आप खोलेंगे और उसको ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें दिए गए परियोजनाओं पर, प्रोजेक्ट पर, कार्यक्रमों पर आप अपना एक जो है प्रोजेक्ट तैयार करेंगे तथा एक कॉपी में आप नित्य प्रतिदिन किए जाने वाले अपने अच्छे कार्यों को भी उसमें नोट करेंगे। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। तो बच्चों, इस विषय को शुरू करने से पूर्व हमें आपको चेतित करना है। तो उठो और काम में लग जाओ। ये जीवन भला है कितने दिन, जब तुम इस दुनिया में आए हो तो कुछ अपने चिन्ह भी छोड़ कर जाओ। तो आओ हम सतत कार्य में लगें और हमारे कार्य को पर भारत को जो है उसके भविष्य को कुछ दें। इस संसार में सदैव दाता का स्थान ग्रहण करें, सब कुछ दे डालें और बदले की कुछ चाह न रखें। इसी भावना के साथ प्रेम दें, सहायता करें और सेवा अर्पित करें। बच्चों, यदि पृथ्वी पर कोई देश है तो यह देश है हमारी भारत भूमि, जिससे हम धन्य हैं कि हम इस पुण्य भूमि के जो हैं जनक हैं, जन्म लिया है। दूसरों के लिए हम संगठित होकर कार्य करें, यही हमारे देश की और यही हमारे जो है जनशक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो आइए आज चर्चा करते हैं जल संकट की। बच्चों, जल जो है वो जीवन की संज्ञा दिया गया है, जिसका महत्व हम सब भली भांति समझते हैं। मरुभूमि की कड़कती धूप में भटकता हुआ राही जल के महत्व को अच्छी तरह समझता है। जल की समस्या विश्वव्यापी समस्या है। विशेषज्ञों का मानना है कि विश्व की कुल आबादी के 18% हिस्से को पेयजल न मिलने के कारण अथवा शुद्ध जल न मिलने के कारण काल का ग्रास बनना पड़ा। विकासशील देशों में यह समस्या और भी जटिल हुई, क्योंकि वहाँ की समूची जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निर्धन था, जिसे प्रदूषित जल पीने के लिए विवश होना पड़ता है। परिणाम स्वरूप वे अक्सर संक्रामक रोगों के शिकार हो जाते हैं। अनवरत जनसंख्या का बढ़ना, प्रदूषण रहित ग्रामों का शहरों में मिलना, औद्योगिकरण का विस्तार, वन क्षेत्रों में लगातार हो रही कमी, भूमिगत जल का अंधाधुंध दोहन सुरसा के मुख की भांति जल की समस्या को व्यापक बनाए जा रहा है। अपने ही देश को लें तो झरझर झरते झरने, हिमालय से केरल तक बहती अनगिनत नदियाँ, जिन्हें स्वच्छ जल जहाँ प्रवाहित हुआ करता था वह न जाने कहाँ विलुप्त हो रहा है। कृषि के लिए जल नहीं, पीने के लिए जल नहीं, तो भला नालों और नालियों की सफाई के लिए जल कहाँ से आएगा। पीने के लिए बोतलों में बंद पानी खरीद कर पीना पड़ता है। आज न तो घर में पानी है, न खेतों की सिंचाई के लिए पानी है। ऐसा नहीं कि पीने के जल को स्वच्छ जल की आवश्यकता है, खेती के लिए भी
प्रदूषित जल जो है वो हानिकारक सिद्ध होता है। जल की समस्या दिन प्रतिदिन वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जल प्रबंधन की और न तो सरकार का ही ध्यान है और न जनता का। जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है, उस रफ्तार से जल प्रबंध के उपाय भी नहीं किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता के समय जब देश की आबादी 35 करोड़ थी, तब प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता 5000 घन मीटर थी। फिर सन 2000 में जब देश की आबादी बढ़कर 1 अरब हो गई, तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता 1950 घन मीटर ही रह गई। इसी अनुपात में विशेषज्ञों का अनुमान है कि निरंतर बढ़ती आबादी के चलन ने सन 2010 तक पानी की यह उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष केवल 1000 घन मीटर ही रह गई। ऐसा लगता है भारत के विकास के मार्ग में या हर समस्या के उद्भव में जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत बड़ा कारण हो सकती है। आज जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ रही गांवों और कस्बों और महानगरों को जो है उस जीवन को परिवर्तित और प्रभावित कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब गिलास भर पानी ही नहाने के लिए रह जाएगा। भारत में 15% भूजल स्रोत जो है वो सूखने की स्थिति में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा करीब 20 लाख ट्यूबवेल भारत में ही हैं, जो लगातार जमीन के सीना फाड़ कर पानी खींच रहे हैं। ऐसे में वर्ल्ड बैंक के इस आकलन पर कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 25 सालों में भूजल के 60% स्रोत खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगे। यह स्थिति भारत के लिए इसलिए भी दयनीय होगी क्योंकि हमारी 70% मांग भूजल के स्रोतों से ही पूरी होती है। तब न फसल उगाने के लिए पानी होगा और न कल कारखानों में का सामान बनाने के लिए। कृषि और उद्योग धंधे तो बर्बाद होंगे ही, हमारी एक बड़ी आबादी पानी की एक बूंद बूंद के लिए तरस जाएगी। यह सवाल उठना लाजमी भी है, आखिर ये संकट क्यों आया? जल विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह जी कहते हैं कि कुछ साल पहले किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे भूमिगत जल भंडार कभी खाली भी हो सकते हैं। कुछ फीट की खुदाई करो, जल हाजिर। लेकिन कुछ ही वर्षों में हमने इतनी बेरहमी से इनका दोहन किया कि आज ये बड़ी तेजी से खाली हो रहे हैं। इसलिए आने वाले कुछ सालों में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की रिपोर्ट कहती है कि 2002 से 2008 के दौरान ही देश के भूमिगत जल भंडारों में 109 अरब क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर पानी समाप्त हो चुका है। बीते 3 सालों में स्थिति और भी बदतर हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने एक बहुत ही दिलचस्प अध्ययन किया। यह अध्ययन बताता है कि भारत की आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ने के साथ ही देश में जल संकट और भी गहरा जाएगा। भारत में जीडीपी बढ़ रही है और इससे लोगों की आय में भी इजाफा हो रहा है। आय बढ़ने से लाइफ स्टाइल तेज़ी से बदल रही है। आधुनिक लाइफ स्टाइल की वजह से पानी की खपत में बढ़ोतरी होती है। अभी भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की मांग 85 लीटर है, जो 2025 तक
125 लीटर हो जाएगी। इस समय तक भारत की आबादी भी बढ़कर 1 अरब 38 करोड़ हो जाएगी। इससे प्रतिदिन पानी की मांग में कुल 7900 करोड़ लीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका सीधा असर जल संसाधनों पर पड़ेगा। इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए हमें भूजल के स्रोतों की ओर ताकना पड़ेगा, जो इन 15 सालों में पहले ही काफ़ी ख़त्म हो चुके होंगे। यानी लोगों की पानी की मांग तो बढ़ेगी, लेकिन हमारी सरकारें उतना पानी उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं होगी। आज प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 3076 लीटर है, तो तब घटकर आधे से भी कम रह जाएगी। तो वर्ष 2025 तक की दुनिया की आबादी 8 अरब और 2050 तक 9 अरब को पार कर जाएगी। UN वाटर के अनुसार अगले 15 सालों में दुनिया के 180 करोड़ लोग ऐसे देशों में रह रहे होंगे जहां पानी लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा। इन देशों में घाना, केन्या, नामीबिया सहित बड़ी संख्या अफ्रीकी और एशियाई देशों की होगी। अभी 6 में से 1 व्यक्ति पानी के लिए जूझ रहा है। उस समय 2/3 यानी 5.5 अरब लोग भीषण जल संकट से जूझ रहे होंगे। शहरीकरण से समस्या और भी जटिल हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2020 दुनिया की आधी आबादी शहरी क्षेत्र में रह रही है। नई शहरी जनसंख्या तक पानी पहुंचाना एक बड़ी कठिन चुनौती होगी। हर दिन 1 लाख लोग मध्यम मार्ग वर्ग से जुड़ जाते हैं। पानी को लेकर मध्यम वर्ग की खर्चीली आदतों से पानी का संकट और गहराएगा। बारिश की मात्रा के साथ साथ वर्षा के दिनों में भी लगातार कमी आएगी। इससे बारिश से मिलने वाली पानी कम होगा और अंततः जल उपलब्धता में गिरावट आएगी। इससे वर्षा चक्र में भी व्यवधान आएगा, गर्मी से इजाफा होगा और बाष्पीकरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। अभी कुल पानी का लगभग 250% वाष्पीकरण की भेंट चढ़ जाता है। इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम का अनुमान है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगले 15 वर्षों में वाष्पीकरण की गति आज की तुलना में दुगनी हो जाएगी। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में तेजी आने से नदियों और अन्य जल स्रोतों में पानी की मात्रा कम होती जाएगी। गर्मी बढ़ने से ध्रुवों की बर्फ तेजी से पिघलेगी। नुकसान यह होगा कि यह मीठा पानी समुद्र के खारी पानी में मिल जाएगा। इस तरह मीठे पानी के पहले से सीमित स्रोत और भी संकुचित हो जाएंगे। कहा जा सकता है कि आने वाला वक्त भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों के लिए बेहद कठिन है। बढ़ती आबादी, भूजल का अत्यधिक दोहन, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि वजहों से पानी ऐसी लग्जीरियस चीज़ बन जाएगी जिसका इस्तेमाल उसी तरह करना होगा जैसे आज हम घी का करते हैं। तो ये संकट जो है महासंकट की ओर जो है बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के जल उपलब्धता मानकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन न्यूनतम 50 लीटर पानी मिलना चाहिए।
लेकिन स्थिति इससे बदतर है। दुनिया के 6 में से 1 व्यक्ति को इतना पानी नहीं मिल पाता है, यानी 79.4 करोड़ लोगों को बेहद कम पानी में अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। भारतीय पैमानों पर देखें तो एक व्यक्ति को रोजाना कम से कम 85 लीटर पानी मुहैया होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में 30% लोगों की यह ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। इनमें से अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, लेकिन शहरों में भी हालत बिगड़ते जा रहे हैं। सब सहारा अफ्रीकी देशों जैसे कांगो, नामीबिया, मोजाम्बिक, घाना इत्यादि के दूरस्थ गांव में तो लोगों के महीने में औसतन 100 लीटर पानी मुश्किल से मिल पाता है। इन देशों में पानी पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद के 5% से भी ज़्यादा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले सालों में इस खर्च में पानी बढ़ोतरी करनी होगी। यह आज की स्थिति है। इससे साफ है कि पानी का संकट किस तरह महासंकट में बदलता जा रहा है। दुनिया में 1.20 अरब लोगों को रोजाना पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। 2030 तक दुनिया के 47% लोग जल संकट से ग्रस्त क्षेत्रों में रह रहे होंगे। 2030 तक वर्षों पर निर्भर कृषि से उत्पादन 50% कम हो जाएगा। दो 2025 तक भारत में पानी की मांग 7900 करोड़ लीटर की वृद्धि हो जाएगी और 2030 तक हिमालय से मिलने वाले पानी की मात्रा में 20% तक कमी भी हो जाएगी। तो पिछले हम अगर 60 सालों में पानी की उपलब्धता की ओर जब हमने दृष्टि डाली तो ये 1/3 रह गई है। जब हम दुनिया के नक्शे पर नज़र दौड़ाते हैं तो हर जगह समुद्र ही नज़र आता है। यह पानी ज़मीन से ज़्यादा दिखता है। बचपन से ही हमें हमारे शिक्षक बताते आए हैं कि धरती के 70% भाग में पानी है, लेकिन फिर आज दुनिया भीषण जल संकट से गुजर रही है। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल धरती पर जो पानी है उसका महज 0.007 फीसदी हिस्सा ही मानव के लिए उपयोगी है। यानी 1 लाख लीटर पानी में महज 7 लीटर शेष पानी या तो समुद्री जल है या ग्लेशियर के रूप में जमा। अपने देश की स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि यहाँ दुनिया की आबादी के 16% लोग रहते हैं, जबकि पानी केवल 4% ही उपलब्ध है। पानी के अंधाधुंध दोहन से जमीन के नीचे के भंडार तो खाली ही हो रहे हैं, नदियाँ भी बारिश के कुछ माह बाद ही सूख जाती हैं, कई खत्म होने के कगार पर हैं। भारत की प्रमुख नदी गंगा भी धीरे धीरे मरती जा रही है। एशिया की एक प्रमुख नदी सिंधु, जो कि प्रमुख धारा कराची के पास है, वो पूरी तरह सूख चुकी है। उस पर अब पगडंडियां बन चुकी है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के 2007 की रिपोर्ट नदी के मरने की वजह जलवायु परिवर्तन और पानी के अत्यधिक दोहन को मानती है। बारिश का सालाना औसत
105 सेंटीमीटर है। इसके कम होने से नदियों के जल प्रवाह में 20% तक की कमी आई है। वहीं सिंचाई और घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी नदियों से भी 4 गुना बढ़ा है। बीते 3 सालों में स्थिति और भी बिगड़ गई है। कई विकासशील और गरीब देशों में लोग घातक पानी पीने को मजबूर हैं। दुनिया में हर साल 35 लाख और भारत में 1 लाख लोग पानी से जुड़ी बीमारियों की वजह से मरते हैं। खतरनाक बहरहाल घंटी बज चुकी है। भूजल भंडार सूख रहे हैं, नदियाँ खत्म हो रही हैं। इससे आने वाले समय के लोगों की पानी तक की पहुँच साल दर साल और भी मुश्किल होती चली जा रही है। तो भारत के 5,727 में से 839 ब्लॉक जो हैं वो डार्क जोन में है, यानी पानी लगभग खत्म हो चुका है। सबसे खराब स्थिति राजस्थान की है। वर्षा कम होने से नदियों के जल प्रवाह में 20% तक कमी आ गई है। दुनिया में हर साल 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। इससे पानी की मांग में 64,000 अरब लीटर की वृद्धि हो जाती है। दुनिया में 1.20 अरब लोगों को रोजाना पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है और 1900 से अब तक तो दुनिया में आधे वेटलैंड खत्म हो गए हैं। भारत में गंदे पानी से हर साल 1 लाख लोग मर चुके हैं। तो क्या करें हम? क्या अब कुछ विचार कर लें? इस समस्या को निराकरण के बारे में सोचें। फर्श की धुलाई, कुछ पानी के कंज्यूम की और ध्यान दें, यानी फर्श की नल से धुलाई बंद करें और पोंछा लगाएं। घर के आंगन की पाइप से धुलाई करने की बजाय हम जो है पोंछा लगाकर पानी की बर्बादी रोक सकते हैं। पाइप से फर्श की धुलाई करने पर जो 50 लीटर पानी खर्च होता है, जबकि बाल्टी से पानी भरकर पोंछा लगाने में 10 लीटर पानी काम आता है। इसी तरह होज पाइप द्वारा वाहनों की धुलाई में पानी की बहुत बर्बादी होती है। क्या आप जानते हैं कि होज पाइप से एक कार धोने में एक बार में 100 लीटर पानी खर्च हो जाता है। इसी प्रकार एक स्कूटर को धोने पर 40 लीटर पानी बर्बाद होता है। यदि हम बाल्टी में पानी भरकर कार धोएं तो 100 लीटर की बजाय 40 लीटर और स्कूटर को धोने में 40 लीटर की बजाय 10 लीटर पानी जो है काम चल सकता है। शौचालय में फ्लश की बजाय छोटी बाल्टी काम में लें। मग में पानी लेकर दाढ़ी बनाएं तो 8 लीटर पानी जो है वो बच सकता है। इसी तरह यदि हम पानी पीते समय गिलास को झूठा ना करें, ऊपर से पानी पी लें या आवश्यकता अनुसार ही गिलास में पानी लें तो हम 20 लीटर पानी जो है वो बचा सकते हैं। इसी तरह मंजन करते समय जो पानी हम 10 लीटर पानी बर्बाद करते हैं, नल खुला रखने की बजाय मग में पानी लेकर मंजन करें तो यह पानी हमारा आधा पानी जो है इसे बचा सकता है। नहाने में शावर की बजाय अगर बाल्टी का उपयोग करें तो 30 से 70 लीटर पानी हम बचा सकते हैं। नल खुला रखकर ना धोएं हाथ, बल्कि मग में पानी लेकर हम जो है थोड़े थोड़े पानी से अपने हाथ धोएं तो इसमें 10 लीटर की बजाय 2 लीटर पानी ही खर्च होगा। तो समय आ गया है कि हम जो हैं अपनी इस धरती को
इस प्रकृति को जो हमने प्रकृति से लिया है तो उसे लौटाना ही हमें होगा। तो क्या करें? हम चर्चा यहाँ करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, आइए चर्चा करते हैं। बच्चों, स्क्रीन पर आप एक चित्र के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। जल संकट को लेकर हमें हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ जाना चाहिए। इस समस्या से हमें निपटना होगा, क्योंकि तभी हमारा आज और कल सुरक्षित रहेगा। इसके लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं, जिनमें सबसे कारगर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें हमारा ही फायदा है, क्योंकि ज़मीन के भीतर जो भी पानी जाएगा उसका इस्तेमाल आखिर हम और हमारा परिवार ही करेगा। तो पानी प्रकृति का है, अनमोल उपहार है। इसे हमें व्यर्थ पाकर बेकार नहीं करना चाहिए। इजराइल, सिंगापुर, चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों में रेन हार्वेस्टिंग पर काफ़ी काम किया जा रहा है। सवाल है कि क्या भारत में इसे प्रोत्साहित और प्रेरित नहीं किया जा सकता? रेन वाटर हार्वेस्टिंग की यहाँ पर भी वैसे ही प्रोत्साहन की ज़रूरत है जैसा कि विदेशों में है। यह सुनने में तो बहुत जटिल तकनीक लगती है, लेकिन है बेहद आसान। इसका मकसद यही है कि बरसात के पानी को व्यर्थ बहने से रोका जाए और उसे छत्तों के जरिए इस तरह से संग्रहित किया जाए कि इसका फिर से इस्तेमाल संभव हो सके। ऐसा भूगर्भीय जल भंडारों को भरकर बोरवेल कुओं को चार्ज करके या किसी टैंक इत्यादि में पानी को एकत्र कर जो है किया जा सकता है। आज के हालत में ये न केवल ज़रूरी है, बल्कि हम सभी के लिए बेहद फ़ायदेमंद भी है। कुछ दशक पहले तक हम ये मानते थे कि पानी के भंडार असीमित हैं और हमें किसी न किसी तरीके से मनचाहा पानी हमेशा मिलता रहेगा। इसका नतीजा था कि हमने पानी का अंधाधुंध दोहन किया, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह साबित हो गया कि हमारी सोच और अप्रोच कितनी गलत थी। भूगर्भीय जल के भंडार लगातार खाली होते गए। यही स्थिति जारी रही तो जल्द ही धरती भूगर्भीय जल भंडारों से विहीन हो जाएगी। हम भूजल का उपयोग भी करते रहें और भंडार भी खाली ना हो। इसके लिए ज़रूरी होगा कि इनमें से कम उतना पानी तो पहुंचता ही रहे जितना हम दोहन कर रहे हैं। यह रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ही संभव है। तो बच्चों, कैसे करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम आपके स्क्रीन पर दिए गए चित्र के माध्यम से समझें। छत के पानी को हैंडपंप, बोरवेल या कुएं के माध्यम से गर्भ में डाला जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में सबसे आसान दो तरीके हैं। एक, छत के बरसाती पानी को गड्ढे में या खाई के जरिए सीधे जमीन के भीतर उतारना। दूसरा, छत के पानी को किसी टैंक या संप वेल में एकत्र करके सीधा उपयोग करना। 1000 वर्ग फीट की छत वाले छोटे मकान के लिए यह तरीका बहुत ही उपयुक्त है। एक बरसाती मौसम में इस छोटी सी छत से लगभग 1 लाख लीटर पानी जमीन के भीतर उतारा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले जमीन में 3 से 5 फीट चौड़ा और 6 से 10 फीट गहरा गड्ढा खोदना होगा। खुदाई के बाद इसमें सबसे नीचे मोटे पत्थर, कंकड़, बीच में मध्यम आकार के पत्थर, रोड़ी और सबसे ऊपर बारीक रेत या बजरी डाल दी जाती है। यह सिस्टम फिल्टर का काम करता है। छत से पानी एक पाइप के जरिए गड्ढे में उतार दिया जाता है।
गड्ढे से पानी धीरे धीरे छन कर जमीन के भीतर चला जाता है। इसी तरह फिल्टर के जरिए पानी को संप या टैंक में भी एकत्र किया जा सकता है। इसके 5 तरीके हैं। सीधे जमीन के अंदर, इसमें बरसाती पानी को एक गड्ढे के जरिए सीधे धरती के भूगर्भीय जल भंडार में उतार दिया जाता है। दूसरा है खाई बनाकर रिचार्जिंग। बड़े संस्थानों के परिसर की बाउंड्री वॉल के पास बड़ी नालियां बनाकर पानी को जमीन के भीतर उतारा जाता है। तीसरा जो है तरीका है कुओं में पानी उतारना। छत के बरसाती पानी को पाइप के जरिए घर के या पास स्थित कुएं में उतारा जाता है। इस तरीके से न केवल कुआं रिचार्ज होता है, बल्कि कुएं से पानी जमीन के भीतर भी चला जाता है। ट्यूबवेल में पानी उतारना, ये चौथा तरीका है। एक पाइप के जरिए छत पर जमा बरसाती पानी को सीधे ट्यूबवेल में उतारा जा सकता है। उसमें छत से ट्यूबवेल को जोड़ने वाले पाइप के बीच फिल्टर जरूर लगाना चाहिए। 5वां तरीका है टैंक में जमा करना। भूगर्भीय जल भंडार को रिचार्ज करने के लिए छत से बरसाती पानी को सीधे किसी टैंक में जमा किया जाता है। तो बच्चों, ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसको कई देशों में सफलता के साथ आजमाया जा चुका है। तो अब बारी है हमारे भारत की। तो आइए हम आज से ही यह शपथ लें कि इस तरह हम पानी के जल संकट को समझते हुए इस समस्या से निपटने के लिए हम इसी तरीके को अमल में लाएं। तो इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग को समझते हुए बच्चों, आप अपने आसपास के क्षेत्र में, आपके घर में पानी के संग्रहण का इस तरीके को समझकर जो है पानी का जो है हार्वेस्टिंग करें। 1000 जो वर्ग फीट की छत से हम एक बरसाती मौसम में लगभग 1 लाख लीटर पानी जमीन के भीतर उतार सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में 6.95 pH वैल्यू का पानी मिलता है, जिसे पानी की गुणवत्ता के मामले में आदर्श माना जाता है। महज 1 घंटे की बारिश का पानी उतारने पर लगभग सूख चुके जितने भी बोरवेल या ट्यूबवेल हैं, उसमें फिर पानी आ जाता है। जमीन के नीचे पानी कम होने से उसमें फ्लोराइड की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए इस समस्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो यह आसान तकनीक है। इसे केवल पीवीसी पाइप और फिल्टर की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, हम इसे समझें और इस जल संकट के अभियान में कुछ एक शक्ति हमारी भी लगे, तो हम इस जल संकट से बच सकते हैं। तो हम बेकार न जाने दें एक भी बूंद को। बच्चों, ये जो है आगे मैं एक स्क्रीन पर दे रही हूँ एक और तरीका भूमिगत टैंक में बना रिसाइकिल प्लांट, कि हम ज़मीन के नीचे एक रिसाइकिल प्लांट कैसे बनाएं। तो उसको आप यहाँ समझें और उसको जानें कि हम इसके कैसे जो है कार्य कर सकते हैं। वाटर रिसाइकिलिंग का अर्थ है पानी की हर बूंद को साफ करके बार बार उसका इस्तेमाल करना। क्योंकि पानी का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि जितना भी पानी मिल रहा है हम उसका अधिकतम उपयोग करें। और यह केवल रिसाइकिलिंग व ट्रीटमेंट से संभव है। शहरी इलाकों में रोजाना सप्लाई किए जाने वाले करोड़ों लीटर पानी का 80% हिस्सा इस्तेमाल के बाद सीवरेज में बहा दिया जाता है। अगर 80% हिस्से को रिसाइकलिंग ट्रीट कर लिया जाए तो यह पानी भी बहुत बड़ी बचत होगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले पानी का 35% हिस्सा ही ट्रीट होता है।
या शेष 65% पानी को भी ट्रीट कर लिया जाए तो न केवल जल संकट पर बल्कि किसी हद तक जो है इस पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि हमारी जेब का भार भी कम होगा। नहाने, हाथ मुंह, कपड़े धोने, साफ सफाई, बर्तन वगैरह धोने में हम इस ग्रे वाटर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसाइकिल किया गया ये पानी टॉयलेट में ब्लैक वाटर कहलाता है, जिसको ट्रीट करना पड़ता है। वाटर रिसाइकलिंग घर, दफ्तर, इंडस्ट्री कहीं भी की जा सकती है और कोई भी इसे अपने स्तर पर कर सकता है। रिसाइकलिंग का पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है, जहां आज बहुत बड़े बड़े जो हमारे फ्लैश सिस्टम चल रहे हैं, जो जो भूभाग पर, बड़े भूभाग पर जो है रिहायशी इलाकों में इस तरह के पानी का इस्तेमाल वहाँ की धरा को हरी भरी रखने में तथा इस तरह के पानी को प्रयोग में लेकर जो है इसका रिसाइकलिंग किया जाता है। बालू से जो फिल्टर करने की प्रक्रिया है वो भी ग्रे वाटर की रेत, रोड़ी, कंकड़ से गुजार कर निथारा जाता है। इसमें भी पानी केवल ठोस पदार्थ या मिट्टी के कण अलग हो जाते हैं, जिसको हम नगर निगम या नगर पालिकाएं लगाती हैं। लोग अपने स्तर पर 4-5 फीट का गड्ढा बनाकर रसोई या बाथरूम के पानी को भी इस में डाल सकते हैं। गड्ढे में मिट्टी, चारकोल, रोडी, कंकड़ डालकर पानी की रिसाइकलिंग कर उसे बगीचे को सींच सकते हैं। रसोई, नहाने और कपड़े धोने का इस्तेमाल पानी को टॉयलेट के पानी से अलग करने के लिए 2 पाइपलाइन बिछानी होगी। रसोई व बाथरूम की लाइन को रिसाइकलिंग प्लांट और शोधित पानी को टॉयलेट तक ले जाने के लिए अलग लाइन चाहिए। इससे प्लांट की जगह और पाइप की कीमत के अलावा दूसरा खर्च भी बहुत मामूली होता है। इसके अलावा रसोई में इस्तेमाल पानी को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वह पानी जो कार्बन बैक्टीरिया वाला नहीं होता, जैसे सब्जियां धोने के बाद बचा पानी, इसे सीधे पौधों में डाला जा सकता है। दूसरा, बर्तन धोने के बाद बचा पानी, जिसे हम तेल और मसाले मिले होते हैं, इसे रिसाइकलिंग करके हम बगीचे या टॉयलेट में फ्लश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों को भी सीधे नल के नीचे धोने की बजाय किसी बर्तन में धोएंगे, बाद में ये पानी भी पौधों में डाला जा सकता है। आजकल ऐसे भी टॉयलेट आने लगे हैं जिसका फ्लश टैंक के ऊपर ही वॉश बेसिन होता है। इससे आप पानी का दूसरी बार भी इस्तेमाल हो जाता है। तो आने वाले सालों में पानी की मांग और आपूर्ति में अंतर लगातार बढ़ता जाएगा। इन सब को हम इन उदाहरणों से समझते हुए पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए पानी का दोहन जो कर रहे हैं उसको समझेंगे और उसकी पूर्ति हम स्वयं ही करेंगे। जहाँ से लिया है उसे पुनः लौटाएंगे और इस जल संकट को दूर करने में हम अपना पूरी शक्ति लगाकर सहयोग करेंगे। तो बच्चों, आपने समझा कि किस तरह हम 2-3 तरीकों से इस पानी का जो है पुनः सदुपयोग कर और हम हमारा उपयोग जो है बढ़ा सकते हैं। तो जहाँ तक है कि आप इस सब चीज़ को समझे होंगे, तो बच्चों आज का हमारा इस व्याख्यान का मुख्य ध्येय ये है कि आप इस पानी की समस्या को समझें और भूमिगत टैंक द्वारा पानी का रिसाइकलिंग प्लांट बनाएं तथा छत पर वर्षा के द्वारा पानी को जो है व्यर्थ ना जाने दें, बल्कि उसका संग्रहण जो है अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया से कर सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले इसी तरह के पाठ्य व्याख्यान को लेकर।
धन्यवाद।